नमस्कार। 1857 की क्रांति का जिक्र आते ही एक नाम हमारे जहन में तुरंत उभर कर आता है और वो नाम उस वीरांगना का है जिन्होंने अकड़ कर अंग्रेजों से ये कहा था कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। ये वो हैं जिन्हें हम झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के नाम से जानते हैं। इनकी जीवन गाथा को हमारी हिंदी की सुप्रसिद्ध कवयित्री सुभद्रा कुमारी चौहान ने अपनी कलम से जिन शब्दों में अंकित किया, मानो आज वो 135 करोड़ भारतवासियों के दिल में छप गई है। इस कविता को बचपन में आपने ज़रूर सुना और पढ़ा होगा, गुनगुनाया भी होगा। आज मैं ये कविता आपको पढ़ के सुनाऊंगी, लेकिन उससे पहले आइए झांसी की रानी के जीवन की किताब के पन्नों को पलटकर पढ़कर देखते हैं कि उनमें क्या लिखा है। रानी झांसी का जन्म 19 नवंबर 1835 को वाराणसी में एक मराठा ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम मोरोपंत तांबे था और माता भागीरथी बाई थी। इनका बचपन का नाम मणिकर्णिका था। नाम थोड़ा कठिन था, इसलिए सब इन्हें प्यार से मनु कहा करते थे। किंतु दुर्भाग्यवश जब ये केवल 4 वर्ष की थी, इनकी माता की मृत्यु हो गई। अब इनके पिता ने ही इनका पालन पोषण किया। उन्होंने इनको बिल्कुल एक बेटे की तरह पाला। उस समय मोरोपंत तांबे पेशवा बाजीराव द्वितीय के यहाँ काम किया करते थे एक सेवक के रूप में। अब वो रोज सुबह इन्हें अपने साथ दरबार में ले जाया करते। वहाँ पर बाजीराव ने जब इन्हें देखा, गोल चेहरा, श्वेत वर्ण, मोटी मोटी आंखें, चुलबुली सी बच्ची को देखकर बाजीराव का मन खुश हो गया और वो अब इन्हें प्यार से छबीली कहने लगे। बाजीराव के पुत्र को विद्या देने और युद्ध विद्या सिखाने के लिए तात्या टोपे आया करते थे। उन्हीं से इन्होंने भी सब कुछ शिक्षा प्राप्त की। कहते हैं मात्र 7 वर्ष की उम्र में ही इन्होंने तीर चलाना, बंदूक चलाना, तलवार चलाना, घुड़दौड़ करना सब कुछ सीख लिया था। इतनी छोटी उम्र में ये मानो एक वीरांगना के रूप में बनती जा रही थी। इनके इस शौर्य को देखकर सभी आश्चर्यचकित थे। मात्र 14 वर्ष की उम्र में इनका विवाह हो गया झांसी के राजा गंगाधर राव से। दुल्हन बनकर ये झांसी आई। झांसी में अब इनका नाम लक्ष्मीबाई रख दिया गया। रानी लक्ष्मीबाई के युद्ध कौशल को देखकर राजा भी बहुत खुश हुआ करते थे। इन्होंने महल में एक व्यायामशाला बनाई जहाँ ये व्यायाम किया करती, योग इत्यादि करती, तलवार चलाना, इन सब कामों को ये और अधिक सीखा करती। और साथ ही साथ इन्होंने महल में एक स्त्रियों की सेना भी बना ली थी। कुछ समय पश्चात इनके एक पुत्र हुआ, जिस पुत्र का नाम इन्होंने दामोदर राव रखा। किंतु दुर्भाग्यवश इनका बेटा मात्र 4 महीने का ही था कि उसकी मृत्यु हो गई। बेटे की मृत्यु का गम राजा सह नहीं पाए। ये तो स्वयं बहुत दुखी थी इस बात से, किंतु राजा तो इस गम को सह ही नहीं पाए। कहते हैं धीरे धीरे उनकी तबीयत बिगड़ने लगी और एक समय ऐसा आ गया कि उनके अब जीवन का मानो कुछ पता ही नहीं है। ऐसे समय में दरबारियों ने राजा साहब को एक परामर्श दिया और विनम्र होकर कहा कि राजा साहब, आपके जाने के बाद इस झांसी का उत्तरदायित्व किसको होगा, इसका उत्तराधिकारी कौन बनेगा। इसलिए हमारी आपसे विनम्र निवेदन है कि आप एक पुत्र गोद ले लीजिए ताकि वो झांसी का उत्तराधिकारी बन सके। राजा को ये परामर्श बहुत ठीक लगी। उन्होंने अपने ही भाई के पुत्र, जिसका नाम आनंद राव था, उसको गोद ले लिया। गोद लेने के बाद इन्होंने उस पुत्र का नाम दामोदर राव ही रख दिया। पूरी कागजी कार्यवाही हो गई। उन्हीं दिनों ब्रिटिश हुकूमत ने एक अधिनियम लागू किया कि जिस भी राजा की अपनी कोई संतान नहीं होगी और यदि उस राजा की मृत्यु हो जाएगी तो उसका राज्य हमारे अधीन हो जाएगा, वो ब्रिटिश राज्य में मिला लिया जाएगा। अब क्योंकि झांसी के राजा की मृत्यु हो गई थी और इनका अपना पुत्र नहीं था, वो दत्तक पुत्र था। दत्तक पुत्र को उत्तराधिकारी मानने से
ब्रिटिश हुकूमत ने साफ इनकार कर दिया था। इस पर रानी ने बहुत पहल की, कई दरख्वास्त करी, यहाँ तक कि इंग्लैंड के कोर्ट में भी उन्होंने अपील करी, लेकिन उनकी बात की कोई सुनवाई नहीं हुई और वही हुआ जो नहीं होना चाहिए था। कुछ दिनों बाद अंग्रेजी सेना किले में घुसने के लिए बाहर आ खड़ी हुई। फिर क्या था, रानी का पूरा वीरांगना स्वरूप प्रकट हो गया। उन्होंने अपने पूरे सैनिकों को बुलाया और मुंह तोड़ विदेशी हुकूमत का सामना किया। इन्होंने इतनी बहादुरी से युद्ध लड़ा कि 8 दिन तक भी युद्ध जो था उसका कुछ निर्णय नहीं हो पाया और अंग्रेजी सेना महल के अंदर नहीं घुस पाई। अब उन्हें लगने लगा कि हमें अपनी रणनीति में बदलाव करना होगा। अंग्रेज हमेशा कूटनीति से, साम दाम दंड भेद से अपने राज्य हड़पने की उनकी ये परंपरा रही थी। तो उन्होंने क्या किया, रानी के एक दरबारी को लालच देकर अपनी ओर मिला लिया और उस दरबारी ने चुपचाप से किले का दक्षिणी द्वार खोल दिया, जिससे पूरी अंग्रेजी सेना किले के भीतर घुस आई। जैसे ही रानी को ये पता चला, उन्होंने फौरन अपने पुत्र को अपनी कमर से कपड़े की झोली बनाकर बांधा और सैनिकों को बुलाया और तेज रफ्तार से तलवार फिराती हुई, घुमाती हुई ये तेज रफ्तार से कालपी पहुंची। कहते हैं 100 मील की दूरी इन्होंने मात्र 24 घंटे में तय करी, किंतु इनका घोड़ा थक गया और उसका प्राणांत हो गया। खैर, कालपी पहुंचकर इन्होंने अंग्रेज सैनिकों का डटकर मुकाबला किया, किंतु ये कालपी पर विजय नहीं पा सकी। अब क्या था, तात्या टोपे, नाना साहब ने आपस में और इन्होंने परामर्श किया और यही ठीक समझा कि चलो अब हम ग्वालियर की ओर कूच करते हैं। फिर ये ग्वालियर की ओर निकल गईं। वहाँ पर भी इन्होंने अंग्रेजी सेना को मुंह तोड़ जवाब दिया। अंग्रेजी सेना हक्की बक्की रह जाती थी इन्हें देखकर कि किस तरह से ये घोड़े की रस्सी को मुंह में दांतों के बीच में दबाए दोनों हाथों से तलवार चलाती हुई अंग्रेजी सैनिकों के सिर काटती चली जाती थी। देखकर सभी दंग रह जाते थे। कहते हैं कि वो कहने लगे कि बहुत अच्छा हुआ कि हम इनकी सेना में इनके जैसा वीर कोई नहीं है, वरना तो हमारा यहाँ पर टिक पाना बहुत मुश्किल होता। खैर, ये सेना को मारती काटती आगे बढ़ रही थी कि सामने एक नाला आ गया। नाला पार करने की इन्होंने बहुत कोशिश करी, घोड़े को बहुत एड़ दी, लेकिन घोड़ा अड़ गया, वो नाला पार नहीं कर सका। यही वो समय था जो काल बनकर इनके ऊपर आ गया। जैसे ही अंग्रेजी सेना ने देखा कि रानी का घोड़ा रुक गया है, उन्होंने चारों तरफ से इन्हें घेर लिया। एक कटार इनके पीछे कमर पर आकर लगी, खून की धार बह निकली। इन्हें ऐसा लगा मानो किसी सर्प ने इन्हें डस लिया हो। इसी बीच इनकी दाहिनी कमर पर किसी अंग्रेजी सैनिक ने कटार गोप दी। कटार गोपते ही इनके दाहिने हाथ की तलवार जमीन पर आ गिरी। सामने से सर पर इनके तलवार का ऐसा भीषण वार हुआ कि माथा फट गया और खून बहने लगा। और उस खून के बहने की वजह से अब इन्हें धुंधला सा दिखाई दे रहा था और बेहोशी की सी इनकी हालत हो गई, जिसे देखकर इनके सैनिक ने एक क्षण भी नहीं रुककर इनको अपने कंधे पर लाद कर वो पास में ही एक मंदिर था वहाँ ले गया। वहाँ ले जाकर जब पुजारी ने इनकी हालत देखी तो उन्होंने तुरंत इनके मुंह में गंगा जल डाला, क्योंकि वो समझ गए थे कि शायद अंतिम समय बहुत नज़दीक आ पहुँचा है। जैसे ही गंगा जल की कुछ बूंदें इनके मुंह में गईं, कहते हैं कि इन्हें पल भर के लिए होश आया और उस अधूरे होश के बीच में ही इन्होंने 2 बात बोली। एक ये कि जल्दी से मेरे बेटे को लेकर यहाँ से निकल जाओ, और दूसरा ये कि मेरा शव अंग्रेज़ों के हाथ नहीं पड़ना चाहिए। तुरंत आनन फानन में सैनिकों ने लकड़ियाँ इकट्ठी करी और इनके शव का दाह संस्कार कर दिया। इसी बीच अंग्रेजी सेना को आभास हो गया कि ये इस समय शायद मंदिर में हैं। वो दंदनाते हुए मंदिर के भीतर प्रवेश कर गए। जितने भी लोग थे वहाँ उनका कुछ देर तक युद्ध चला। उसके बाद उनकी नज़र गई कि एक और कोई कुछ जल रहा है। उनको समझने में देर नहीं लगी कि ये शायद झांसी की रानी का ही पार्थिव शरीर होगा। उन्होंने अपने जूतों से बूटों से उस आग को
बर्बरता से बुझाने की कोशिश करी, किंतु उन्हें कुछ हाथ नहीं आया, क्योंकि रानी का पार्थिव शरीर उस समय तक जल चुका था। ये थी उस वीरांगना की शौर्य गाथा। चलिए आइए अब हम उस कविता को पढ़ते हैं, सुनते हैं, जिसको सुभद्रा कुमारी चौहान ने इस प्रकार लिखा कि सिंहासन हिल उठे राजवंशों ने भ्रकुटी तानी थी, बूढ़े भारत में आई फिर से नई जवानी थी, गुमी हुई आजादी की कीमत सबने पहचानी थी, दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी, चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। कानपुर के नाना की मुंह बोली बहन छबीली थी, लक्ष्मीबाई नाम पिता की वो संतान अकेली थी, नाना के संग पढ़ती थी वो, नाना के संग खेली थी, बरछी ढाल कृपाण कटारी उसकी यही सहेली थी, वीर शिवाजी की गाथाएं उसको याद जुबानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, लक्ष्मी थी या दुर्गा थी वो स्वयं वीरता की अवतार, देख मराठे पुलकित होते उसकी तलवारों के वार, सैन्य घेरना दुर्ग तोड़ना ये थे उसके प्रिय खिलवाड़, और महाराष्ट्र कुल देवी उसकी भी आराध्य भवानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। देखिए, जिस उम्र में बच्चे चंदा मामा की लोरी सुनते हैं, उस उम्र में इन्होंने शिवाजी की गाथाएं सुनी थी, राणा प्रताप की शौर्य गाथाओं को सुना था। हुई वीरता की वैभव के साथ सगाई झांसी में, ब्याह हुआ रानी बन आई लक्ष्मीबाई झांसी में। इनका नाम झांसी में आने के बाद लक्ष्मीबाई हो गया था। लक्ष्मीबाई झांसी में राजमहल में बजी बधाई, खुशियां छाई झांसी में, सुघट बुंदेलों की वृदावली सी वो आई झांसी में, चित्रा ने अर्जुन को पाया शिव से मिली भवानी थी। जिस प्रकार से चित्रा और अर्जुन की जोड़ी थी और शिव और पार्वती की जोड़ी थी, उसी तरह से इनकी और राजा गंगाधर राव की जोड़ी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। उदित हुआ सौभाग्य मुदित महलों में उजियाली छाई। उनके पुत्र हुआ था ना, इसलिए लिखा है कि उदित हुआ सौभाग्य मुदित महलों में उजियाली छाई, किंतु काल गति धीरे धीरे काली घटा घेर लाई। तीर चलाने वाले कर में उसे चूड़ियां कब भाई, निसंतान मरे राजा जी रानी हुई वीरानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। बुझा दीप झांसी का तब डलहौजी मन में हर्ष आया, राज्य हड़प करने का उसने ये अच्छा अवसर पाया। फौरन फौजें भेज दुर्ग पर अपना झंडा लहराया, लावारिस का वारिस बनकर ब्रिटिश राज्य झांसी आया। अश्रुपूर्ण रानी ने देखा झांसी हुई वीरानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। सबकी गाथा छोड़ चले हम झांसी के मैदानों में, जहां खड़ी थी लक्ष्मीबाई मर्द बनी मर्दानों में। लेफ्टिनेंट वॉकर आ पहुंचा आगे बढ़ा जवानों में, रानी ने तलवार खींच ली हुआ द्वंद्व आसमानों में। जख्मी होकर वाकर भागा उसे अजब हैरानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। रानी बढ़ी कालपी आई कर 100 मील निरंतर पार, घोड़ा थक कर गिरा भूमि पर गया स्वर्ग तत्काल सिधार। यमुना तट पर अंग्रेजों से फिर खाई, अंग्रेजों ने फिर खाई रानी से हार। विजयी रानी आगे बढ़ी और किया ग्वालियर पर अधिकार, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। विजय मिली पर अंग्रेजों की फिर सेना घिर आई थी, अब के जनरल स्मिथ सम्मुख था उसने मुंह की खाई थी। काना और मंदिरा सखियां रानी के संग आई थी, उन दोनों ने भी युद्ध भूमि में भारी मार मचाई थी। पर पीछे यूरोज आ गया, पर पीछे यूरोज आ गया, हाय घिरी अब रानी थी।
बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। घोड़ा अड़ा नया घोड़ा था, इतने में आ गए सवार। रानी एक शत्रु बहुतेरे, होने लगे वार पर वार। घायल होकर गिरी सिंहनी, उसे वीर गति पानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो, झांसी वाली रानी थी। ये थी उस कविता के कुछ अंश। तो इस प्रकार झांसी की रानी ने मरते दम तक डटकर विदेशी सेना का मुकाबला किया और अंत में वीर गति को प्राप्त हुई। उन्हें शत शत हमारा नमन है। आज का ये वीडियो यहीं तक। नमस्कार।